जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उसको आज हम कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के करेंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की महान हस्ती आशा भोसले जी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ए. गायकी एवं संगीत, बी. अंतरिक्ष अनुसंधान, सी. खेल, डी. कुचिपुड़ी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और आगामी एग्जाम में दिखेगा ही, नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर है गायकी एवं संगीत। प्रसिद्ध गायिका है, दिग्गज गायिका आशा भोसले जी का निधन हो गया है। इनका निधन 92 साल की उम्र में हो चुका है। इनकी बड़ी बहन का नाम कोई नहीं भूल सकता, जिसका नाम है लता मंगेशकर। और भी उनका भी निधन हो चुका है। वो भी महान, भारत की महान सिंगर थी। 8 सितंबर 1933 को सावली, महाराष्ट्र में आशा भोसले जी का जन्म हुआ। माझा बाल मराठी फिल्म के लिए पहला गाना इन्होंने गाया था। ग्रैमी पुरस्कार इन्हें 1997 में दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें 2000 में दिया गया। पद्म भूषण सम्मान इन्हें 2008 में दिया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने 2011 में अपना नाम दर्ज कराया। तो आशा भोसले से संबंधित कुछ इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। हम दिग्गज गायिका आशा भोसले के इस निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आशा भोसले जी के बारे में 2 लाइन जरूर लिखें। चलिए अब बात आइए निधन की। तो हाल ही में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनके निधन देख लेते हैं कौन कौन के निधन हुआ है। आशा भोसले जी अभी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं और भारतीय संगीत जगत की महान हस्ती हैं। इनका निधन हो गया है। नारायण बारेठ जो कि वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ थे, उनका भी निधन हो गया है। याद रखिएगा, जब भी अगर निधन होता है किसी व्यक्ति का और महान व्यक्ति है तो उनका क्षेत्र जरूर याद रखें। उसी प्रकार गोविंद परमार जी का निधन हो गया, जो कि राजनेता और गुजरात के विधायक थे। मारूफ रजा जो रक्षा विश्लेषक एवं पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे, इनका भी निधन हो गया है। टी.के. उम्मे जो प्रख्यात समाजशास्त्री और शिक्षाविद थे, जिनका 2026 में निधन हो गया। वहीं उत्सव चरणदास पद्मश्री से सम्मानित लोक नर्तक था, उनके भी निधन हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 16 से 18 जून तक रग्बी प्रीमियम लीग का दूसरा संस्करण भारत में कहां आयोजित किया जाएगा? ए. दिल्ली, बी. हैदराबाद, सी. पुरी, डी. गुवाहाटी। इसका सही आंसर है हैदराबाद। रग्बी प्रीमियम लीग अर्थात आरपीएल का दूसरा संस्करण 16 से 18 जून तक हैदराबाद में खेला जाएगा। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि हैदराबाद के किस स्टेडियम में? तो याद रखिएगा, गाचीबोली स्टेडियम में यह खेला जाएगा, रग्बी प्रीमियर लीग 2026। इसका जीएमआर पोर्टल द्वारा और तेलंगाना सरकार मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। कौन सा स्पोर्ट्स है? जीएमआर स्पोर्ट्स और तेलंगाना सरकार मिलकर के। इसमें 6 टीमें भाग लेगी, 6 फ्रेंचाइजी भाग लेंगी इसमें। और याद रखिएगा, इसके पहले 2025-26 में रग्बी प्रीमियम लीग का प्रथम संस्करण चेन्नई बुल्स इसकी विजेता रही थी फाइनल में। याद रखिएगा, इसने दिल्ली रेड्स को हराकर यह खिताब जीता था पिछले बार चेन्नई बुल्स ने। जिस प्रकार से आईपीएल होता है क्रिकेट का, उसी प्रकार से अब रग्बी का आरपीएल होता है। पहला संस्करण 2025-26 में खेला गया, अब ये 26-27 में जून में खेला जाएगा। प्रथम संस्करण के विजेता थे चेन्नई बुल्स और फाइनल में किसको हराया? तो दिल्ली रेड्स, जो कि उप विजेता थे। चलिए याद रखिएगा, रग्बी प्रीमियम लीग जो आरपीएल का प्रथम संस्करण 15 से 29 जून 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया था। हाँ, भारत के मुंबई फुटबॉल एरिना में आयोजित किया गया था ये पहला संस्करण। अब दूसरा जो संस्करण है हैदराबाद के गाचीबोली स्टेडियम में आयोजित होगा। ये रग्बी क्रिकेट अब रग्बी मैच देख सकते हैं, इस प्रकार से आयोजित किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI
बेंगलुरु ने हाल ही में किस क्षेत्र में ISO 1518/2022 मान्यता प्राप्त की है? ए. जैव रसायन और रुधिर विज्ञान, बी. हृदय रोग एवं कैंसर, सी. माइक्रोबायोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी, डी. फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सोमोलॉजी। एक मिनट, तो इसका सही आंसर बताइएगा। एक मिनट, इसका सही आंसर है जैव रसायन एवं रुधिर विज्ञान। CARI बेंगलुरु ने जैव रसायन और रुधिर विज्ञान के क्षेत्र में ISO 15189/2000 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। यह CCRAS का पहला संस्थान बना है जिसे यह वैश्विक मान्यता मिली है। यह मान्यता NABL अर्थात राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें 50 मापदंड शामिल होते हैं और उसमें खरा उतरा है हमारा केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान अर्थात CARI। इसके याद रखिएगा, ये जो प्रमाण पत्र है ISO 15189/2022 चिकित्सा प्रयोगशाला के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मापक, कुछ इसके नियम होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, उसको पूरा करने के बाद यह सर्टिफिकेट दिया जाता है किसी भी संस्थान को। तो केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान अर्थात CARI इसे पहली बार दिया गया है। चलिए, CARI ने 2021-22 में NABH अर्थात राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अंश संशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड दोनों और NBL दोनों ने मिलकर के दोनों प्रमाण पत्र पाने वाला पहला CCRA संस्थान हो गया है। मतलब इस प्रकार का ऐसा पहला संस्थान है जिसने दोनों सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। अब अगले सर्टिफिकेट की तैयारी है ISO 9001/2015। ये प्रमाण पत्र प्रमाण की दिशा में भी कार्यरत है। ये प्रमाण पत्र भी अब इसको मिलेगा। इस उपलब्धि से क्या होगा, इस प्रकार से प्रमाण पत्र अगर किसी संस्थान को मिला है तो क्या होगा, अब रोगी की निगरानी और अनुसंधान गुणवत्ता सुधार में सहायक होगा। प्रमाण पत्र मिल गया है, एक प्रमाणीकरण मिल गया है। इस संगठन का नाम याद रखिए, केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान CARI। कौन सा प्रमाण पत्र मिला है, तो ISO 15189/2022। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में हुए संसदीय चुनावों के बाद हाल ही में इराक की संसद ने किस देश का नया राष्ट्रपति चुना है? किसे देश का राष्ट्रपति चुना है? ए. फुआद हुसैन, बी. निजार अमेदी, सी. नूरी अल मालिकी, डी. मुस्तफा अल कामिदी। इसका सही आंसर है बी. निजार अमेदी। निजार अमेदी पूर्व में इराक के पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं और इनकी पार्टी का नाम है कुर्दिस्तान पेट्रियटिक यूनियन PUK पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और अमेदी को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 227 वोट प्राप्त हुए हैं। ईरान की सत्ता साझाकरण प्रणाली के अनुसार चलती है। राष्ट्रपति कुर्द समुदाय से होता है। राष्ट्रपति कहाँ से होता है? वहाँ के कुर्द समुदाय से। तो जो प्रधानमंत्री है वह सिया मुस्लिम समुदाय से चुना जाएगा। अभी प्रधानमंत्री कहाँ से चुने हैं? कुर्द समुदाय से। इनका नाम है निजार अमेदी। तो प्रधानमंत्री सिया मुस्लिम समुदाय से चुना जाएगा। ठीक है। इराक की जो संसद के स्पीकर अध्यक्ष है सुन्नी मुस्लिम होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के बाद अमेदी को प्रधानमंत्री नामित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो चुका है। तो ये इराक के कुछ नियम थे। वह अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है निजार अमेदी, इराक के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अब बात आई है राष्ट्र प्रमुख की, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देख लेते हैं जो कि 2026 में बने हैं। इराक के राष्ट्रपति बने हैं निजार अमेदी और वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं टो लाम। वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं ले मिंग हुंग। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं मिंग ऑंग ह्वांग। और पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस बाल काजर। पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस एनरिक आरियो। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं आर्देई ग्यूरो।
तो ये कुछ नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की लिस्ट है, इनको याद जरूर रखिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे सभी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के जो बन सकते हैं उनको लेकर के आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी देश जिबूती के राष्ट्रपति पद के चुनाव में छठी बार कौन राष्ट्रपति चुने गए? इसका सही विकल्प है ए मोहम्मद फराह समतार, बी इस्माइल उमर गुहेले, सी उमर अल बशीर, डी अब्देल फतह अल सीसी। इसका सही उत्तर है इस्माइल उमर गुल्हे। ये जिबूती के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। इस्माइल उमेर गुल्हे जिबूती के नए राष्ट्रपति बने हैं जो कि छठी बार निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने चुनाव में 97% से अधिक मत प्राप्त किए हैं। इन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद फराह समतार को हराया है। याद रखिएगा, गुम्ले ही पहली बार 1999 में जिबूती के राष्ट्रपति बने थे। जिबूती लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले रणनीतिक समुद्री मार्ग पर स्थित है। आप देख सकते हैं लाल सागर और अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर को जोड़ता है यह जिबूती। ये देख सकते हैं गल्फ की खाड़ी और गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर को जोड़ने वाले का काम करता है जिबूती। डी से चालू होता है, डी साइलेंट रहता है, नाम है इसका जिबूती। जिबूती। चलिए याद रखिएगा, जिबूती का जो भूभाग है वह वैश्विक व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों के लिए प्रमुख माना जाता है। अब बात आई है जिबूती की, तो जिबूती अफ्रीकी देश है और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है अब्दुल कादर कामिल मोहम्मद। जिबूती की राजधानी है जिबूती शहर। यहाँ की मुद्रा है जिबूती फ्रैंक और इसके पड़ोसी राष्ट्र हैं इथियोपिया। आप देख सकते हैं इथियोपिया इसका पड़ोसी राज्य है जो कि पश्चिम में स्थित है। इरिट्रिया, इरिट्रिया को भी आप देख सकते हैं, और सोमालिया, ये इधर इरिट्रिया है, इसको याद देख रखिएगा, और इधर सोमालिया। सोमालिया कहाँ पर है? तो सोमालिया दक्षिण में है और इरिट्रिया उत्तर में है। तो इस प्रकार से 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। एक तरफ इसके अदन की खाड़ी है, दूसरे तरफ लाल सागर है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको तो बहुत ही नोट डाउन कर लीजिएगा। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए लता मंगेशकर, बी कस्तूरबा गांधी, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी सावित्रीबाई फुले। इसका सही आंसर है कस्तूरबा गांधी। जो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी और उन्हीं के जो जयंती है उनके सम्मान में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और इसके मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि गर्भवती महिलाओं को सही पोषण और अस्पताल में सही इलाज मिल सके, इसके लिए प्रोत्साहित करना। अब बात आई है राष्ट्रीय दिवस की, तो कुछ राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं जो कि अप्रैल माह में संपन्न होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस मनाते हैं। उत्कल दिवस उड़ीसा का स्थापना दिवस है, उड़ीसा राज्य का। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम मनाते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर आम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। और कस्तूरबा गांधी जी को सत सत नमन। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा देते हुए अपनी दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया है? ए जुपिटर नियो बैंक, बी एयरटेल पेमेंट बैंक, सी फिनो पेमेंट बैंक, डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका सही उत्तर है जुपिटर नियो बैंक। आप देख सकते हैं ये जुपिटर नियो जो बैंक है, ये नियो बैंक वे होते हैं जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, इस पूरी तरह ऑनलाइन होता है। ये पूरी तरह मोबाइल ऐप पर संचालित होते हैं। अब आरबीआई द्वारा इसे शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया गया है। अब यह बैंक ज़्यादा सुरक्षित है, यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं और आरबीआई इसकी निगरानी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? ए सीहोर, बी रायसेन, सी विदिशा, डी भोपाल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लीजिएगा और फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका सही उत्तर है रायसेन। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 रायसेन में आयोजित हो रहा है
और मध्य प्रदेश में स्थित है यह रायसेन जिला के दशहरा मैदान में यह कृषि महोत्सव आयोजित हो रहा है। कब से कब तक चलेगा? तो 3 दिवसीय है, 11 से 13 अप्रैल तक चलेगा। और इस सम्मेलन में, इस महोत्सव में देश भर के किसान, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इसका उद्घाटन किसने कहा? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महोत्सव का समापन 13 अप्रैल को होगा। समापन में हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। तो याद रखिएगा, कृषि महोत्सव 2026 मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में शुरू हो चुका है और 13 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बात आइए मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को हुई। इसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। मध्य प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश की सीमा एक तरफ से उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व से उत्तर प्रदेश के साथ, और उत्तर में इधर पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ, दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ, उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ और पश्चिम में गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात आइए मध्य प्रदेश के कुछ लेटेस्ट करेंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट सिंचाई विस्तार पहल किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और नई सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को स्वीकृत करने, सिंचाई क्षेत्र की बढ़ाने की योजना है जिससे उत्कृष्ट सिंचाई का विस्तार किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में कटना माइक्रो इरिगेशन परियोजना शुरू की है। मंदसौर जिले के 12 गांव में लगभग 3500 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के उद्देश्य से। तो कटरा माइक्रो इरिगेशन परियोजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया है मंदसौर जिले के 12 गांव में सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए। लाडली बहना योजना का संवर्धन अप्रैल 2026 में। योजना की मासिक राशि बढ़कर कितनी हुई? 1500 रुपये। अप्रैल 2026 में राशि कितनी हो गई है? 1500। अब कितने डालेंगे? 1500 रुपये बहनों के खाते में डाले जाएंगे। पीएम श्री स्कूल का विस्तार किया गया है और इसमें बहुत सारे स्कूल शामिल किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में। अनुसूचित जाति उच्च शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति विस्तार किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी समृद्ध मध्य प्रदेश ऑर्डिनेट 2047 विजन की पहल की शुरुआत की है। यह क्या है? तो दीर्घकालीन विकास योजना है जो कि समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विजन पर आधारित है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण वर्ष कृषक प्रोत्साहन अभियान 2026 को चालू किया गया है। नाम है किसान कल्याण वर्ष कृषि महोत्सव अभियान 2026, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में गगनयान मिशन चर्चा में रहा। गगनयान मिशन चर्चा में रहा। गगनयान मिशन के दूसरे इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट अर्थात IADT-02 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, यह प्रशिक्षण 10 अप्रैल 2026 को थुम्बा में किया गया था। बी, 5.7 टन क्रू मॉड्यूल प्रोटोटाइप को 3 किलोमीटर ऊंचाई से ड्रॉप किया गया। सी, प्रशिक्षण में केवल 2 पैराशूट उपयोग हुए। डी, गगनयान का मानवयुक्त मिशन 2026 में प्रस्तावित है। इसका सही आंसर है बी, 5.7 टन क्रू मॉड्यूल प्रोटोटाइप को 3 किलोमीटर ऊंचाई से ड्रॉप किया गया। गगनयान मानवयुक्त लक्ष्य 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। हाँ, गगनयान IADT-02 का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 02। इसका आयोजन 10 अप्रैल 2026 को किया गया था और यह प्रशिक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा से इसका प्रशिक्षण किया गया। परीक्षण का आयोजन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो के द्वारा किया गया। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है और रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। इस प्रशिक्षण में 5.7 टन वजनी क्रू मॉडल प्रोटोटाइप का उपयोग किया गया था जिसे कितने ऊपर से छोड़ा गया? तो 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। ड्रॉप के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। इस प्रशिक्षण में 4 प्रकार के कुल 10 पैरासाइट लगाए गए थे। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है पैरासाइट डिसेलेरेशन सिस्टम को सत्यापित करना। हाँ,
गगनयान के मानवयुक्त मिशन का यह हिस्सा है और 2027 में गगनयान मानवयुक्त लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह परियोजना असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित की जाएगी। बी, यह 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर विकसित की जाएगी। सी, यह 800 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है जो मिजोरम में स्थापित की जाएगी। और इसका डी विकल्प है, यह परियोजना निजी क्षेत्र द्वारा बिना सरकारी भागीदारी के विकसित की जाएगी। इसका सही उत्तर है, यह योजना 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है जो कि अरुणाचल प्रदेश में लगेगी। कौन सी नदी में विकसित की जाएगी? तो लोहित नदी में। इसको नाम दिया गया है कलाई 2 जल विद्युत परियोजना। अप्रैल 2026 से शुरू हुई, केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है और कैबिनेट की बैठक ने कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति अर्थात सीसीए ने इसकी मंजूरी दी है। और सीसीए अर्थात कैबिनेट आर्थिक मामलों की जो समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में विकसित की जाएगी और कहाँ पर लगेगी? तो अरुणाचल प्रदेश के अंजा नामक जिले में यह स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना किस नदी पर यह परियोजना कार्यरत होगी? तो लोहित नदी पर बनाई जाएगी, याद रखिएगा। लोहित नदी के बेसन पर यह परियोजना होगी जिसमें 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाए, जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा। और इस योजना के लिए लगभग 14,105.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग इससे प्रतिवर्ष 4,852 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 190 मेगावाट की 6 इकाइयाँ अलग अलग स्थापित की जाएगी और 60 मेगावाट की एक अतिरिक्त इकाई इसमें स्थापित की जाएगी। इस परियोजना का किसके द्वारा विकास किया जाएगा? तो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा और अरुणाचल प्रदेश सरकार मिलकर के संयुक्त रूप से इस परियोजना को विकसित करेगी। कहाँ बनेगी? नदी का ये नाम याद रखें, लोहित नदी। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य को पूरी तरह नक्सली मुक्त राज्य घोषित कर दिया है? ए, महाराष्ट्र, बी, मणिपुर, सी, तमिलनाडु, डी, तेलंगाना। इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना को 42 नक्सलियों के समर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। और यह घोषणा तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी जी के द्वारा किया गया। और इसमें महान कुख्यात नक्सली कमांडर सोडी मल्ला ने भी आत्मसमर्पण किया है। यह कई AK-47 SLR राइफल, देसी ग्रेनेड और 1000 प्लस कारतूस इसमें सौंपे हैं। 800 ग्राम सोना भी इन्होंने दिया है। और 2024-26 के दौरान 761 नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। 761 नक्सलियों ने कुल 302 हथियार के साथ समर्पण किया है। अब खुशहाल जीवन बिताएगा तेलंगाना का यह क्षेत्र। बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन व्यक्तियों को भी आगामी जीवन की बधाइयां जो इसमें शामिल हुई हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अब मुख्य धारा के साथ जीवन बिताएं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन एक्सटेंड कंट्रोल हाईवे के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है जो भारत और नेपाल व्यापार को बढ़ावा देगा? ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 927, सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 19। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 927। ये है बाराबंकी और बहराइच खंड को जोड़ता है। बाराबंकी और बहराइच खंड को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 927। इसमें 4 लेन बनाया जाएगा और इससे क्या होगा? तो इससे भारत और नेपाल के व्यापारिक संपर्कों को मजबूती मिलेगी और हाईवे रूपाई डीडा लैंड पोर्ट को नेपाल के नेपालगंज से बेहतर जोड़ेगा। मतलब कनेक्टिविटी बढ़ेगी नेपाल के साथ। भारत से नेपाल को होने वाले अधिकांश निर्यात इसी कॉरिडोर से होते हैं, याद रखिएगा। कहाँ बनेगा? किस रोड के बीच में? तो बाराबंकी और बहराइच खंड के बीच में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है 927। इसमें 4 लेन बनाया जाएगा। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, विश जरूर कीजिएगा। जय हिंद।